दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आज जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है यह है ABVMU के स्टूडेंट्स के लिए। सबका रिजल्ट आ चुका है, सबका काउंसलिंग का जो है बच्चों फर्स्ट राउंड का जो प्रोसीजर है वो भी शुरू हो गया है। और अभी जो समय चल रहा है वो है आपका सीट अलॉटमेंट का, जो कि बहुत ही क्रूशियल समय है। काफी बच्चों की इस तरीके से क्वेरीज आई है कि सर कि हमको यदि कॉलेज नहीं मिला है या फिर हमें हमारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है तो हमें क्या करना है, और यदि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको क्या क्या करना है, वो आज सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 के पर्टेनिंग रहेगा, और राउंड 2 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों वो जैसे ही आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी या उससे पहले ही उसके बारे में भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन बना दी जाएगी कि कौन कौन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है और उनको सेकंड राउंड से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो बच्चों बिना समय बर्बाद किए नया वीडियो जो है आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है बच्चों, ये आपका नोटिफिकेशन है। इस प्रकार से RUHS का नोटिफिकेशन आपको मिला था, जिसके अंदर आपको शेड्यूल दिया गया था बच्चों राउंड 1 काउंसलिंग का। तो ये आपका बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन 22 तारीख को शुरू हो गया था, 27 को खत्म हो गया था। 30 तारीख को जो है बच्चों आपका एलोकेशन जो हुई है आपकी सीट्स, उनका अनाउंसमेंट हो गया था। अब काफी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि सर हमें कॉलेज मिल तो गई है बट अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सर हमें हमारा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो हमें क्या करना है, या फिर सर हमें कॉलेज अलाउड ही नहीं हुआ है तो फिर अब हमें क्या करना है। बिल्कुल, तो ये आप सर देखेंगे बच्चों। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना बच्चों, अभी आपका समय चल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि ये 1 से 8 तारीख तक का जो समय है ये उन सब बच्चों के लिए है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, और जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है ना, उनको अब क्या करना है उसका क्रियाविधि जो है बच्चों वो चल रही है। उसके लिए आखिरी 2 दिन है, यानी कि आपके पास जो है आज 6 तारीख है, 7 और 8 मंडे तक का टाइम है आपके पास, ठीक है ना। अब देखो भाई, मंडे को जो है आपका ये रिपोर्टिंग का जो कॉलेज की रिपोर्टिंग का समय है वो खत्म हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक का आपके पास समय रहेगा। और उसके बाद बच्चों आपकी राउंड 2 है जो काउंसलिंग की वो शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन आपका 11 तारीख से, यानी कि फिर से आपके पास 3 दिन का समय रहेगा सोचने के लिए, और उस हिसाब से फिर आप 11 तारीख को जो है वापस रजिस्टर कर सकते हैं और उसके अनुरूप फिर पूरा प्रोसीजर रहेगा। 18 को आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 21 को बच्चों आपका सीट एलोकेशन आ जाएगा। 22 से लेकर 29 तक आपके पास समय दिया है ABVMU ने, गवर्नमेंट ने समय दिया है ताकि आप अपनी कॉलेज के लिए जो है अपीयर कर सकें और उसमें एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, ये मॉपअप राउंड का है, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं, क्राइटेरिया वगैरह ये सब आप देख ही चुके हैं, है ना। अगर आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पर तो वहां पर आपको लिखा आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। तो इसके लिए मतलब आप एलिजिबल तो ही है काउंसलिंग के लिए, और जो आपको सीट्स अलॉट हुई है तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सीट अलोकेशन वाले टैब जैसी टॉगल आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी सीट मिली है। एक बार यदि आपको सीट मिल जाती है या फिर कोई कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप सभी को पता है बच्चों, ये जो पेमेंट आप सभी ने किए हैं 500 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी आपने पेमेंट किए ना, उन सब की रसीद आप अपने पास रखना संभाल के, और प्रिंट आउट चाहिए तो लॉगिन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है। हमारे काम की जो चीज है बच्चों यहां से आती है। यहां से अब हमारा पूरा हम ब्रोशर देखेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और एक्चुअल में जब आप को जब सीट मिल चुकी है तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी इसमें दे रखी है, एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को पता है इसमें जो है सबसे पहले लाइन है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन लिस्टेड एज क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग रिजल्ट नोटिफिकेशन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि जो जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है उनका हमने बता दिया है, और हम काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसमें जिन जिन लोगों को सीट मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सीट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बच्चों आप सभी को पता है, रजिस्टर आप सभी ने कर ही लिया होगा। रजिस्टर करने के बाद अब हमारे काम की चीज क्या आती है, ये सारी डिटेल्स आपने भर ली है बच्चों। देखो आपने एक 500 रुपए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी जो नॉन रिफंडेबल है वो आपने सबमिट करी होगी, और एक 5000 रुपीज बच्चों काउंसलिंग सिक्योरिटी फी आपने सबमिट करी होगी। ये सिक्योरिटी फी क्यों होती है और किसके लिए होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, है ना, कि ये अलग से आपको फी क्यों सबमिट करवानी पड़ती है, क्या ये आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब बातें, कौन कौन सी कंडीशंस में आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अब आपने प्रेफरेंसेस भर दी है। देखो भाई, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस, एक्सेप्टेंस एंड सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अब हम इसमें देखेंगे, हमने सीट्स भर दी है
और इसमें अब ABVMU ने क्या क्या बोला है, देखो भाई, इन्होंने बोला है दे आर एडवाइज टू फिल एज मेनी चॉइसेस एज ही और शी विश टू अवॉइड रिजेक्शन इन एडमिशन। देखो भाई, ये सेम चीज मैंने मेरी वीडियो में आपको बताई थी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने अपने पसंद की एक चॉइस भर दी और उसके बाद जो है आपने बाकी कॉलेजेस छोड़ दी। मैंने आपको ये बोला था कि जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था पूरा कि टॉप कॉलेजेस कौन सी है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप देखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैंने एक चीज बोली है कि बच्चों आप सभी को जितनी हो सके उतनी कॉलेजेस भरनी है ना, सारी कॉलेजेस के नाम भर दो, ठीक है ना। उसका रीजन ये है, हम क्या सोचते हैं कि हमें सर ये कहां ही हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, सर कहां ही हमें वो कॉलेज मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं सीट्स भरते नहीं है। अरे भाई जब पैसे दिए हैं तो चाहे एक कॉलेज भरो चाहे 50 कॉलेज भरो, तो उसमें पैसे तो उतने ही लगना है, ज्यादा पैसे तो लगने ही नहीं है, तो सारी सीटें भरो ना। क्या पता कोई तुक्का लग जाए, कोई चांस लग जाए ऐसा कि जहां पर आप जिस एरिया में जो सीट चाहते हो वहां पर आपकी रोल नंबर आने पर या आपका रैंक आने पर बच्चों वहां पर सीट अवेलेबल और आपको सीट मिल जाए। तो बच्चों हमेशा प्रेफरेंस जो है टॉप की रखना और वहां से जो है बच्चों अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको पूरी लिस्ट को भरना है, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट शुड बी सेव्ड, है ना, ये सब आपने कर ही लिया होगा। चलो भाई, हाँ, अब यहां से हमारे काम की चीज शुरू हो जाती है बच्चों। देखो सबसे पहले द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेरिट। देखो मेरिट बेसिस पर होगा, बिल्कुल सही, एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस मेड बाय द स्टूडेंट्स एज लॉक्ड। यहां तक अब हमने काम कर लिया था। अब हमारा काम कहां से शुरू हो रहा है, सबसे पहले अब आपको जो सीट अलॉट हुई है उसको चेक करने के लिए क्या करना है बच्चों, द कैंडिडेट शुड लॉग इन टू द पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट ऑन 30 तारीख। देखो भाई 30 तारीख को आपको जो है लॉगिन करना है। सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के तुरंत बाद जो है आपको जो अगर यदि कोई सीट अलॉट हुई है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। All the candidates who have been allotted seats in round 1 are required to log into the portal and choose any one of the following options within the date and time specified in the schedule। यानी कि जो आपको सीट अलॉटेशन वाला जो समय दे रखा है ना बच्चों, 30 तारीख के बाद 1 से 8 तक का जो समय दे रखा है, उस समय के मध्य बच्चों आपको लॉगिन करना है। और यदि बच्चों आपको काउंसलिंग में कोई सीट मिली है तो आपको बच्चों वहां पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो सीट अलॉटेशन वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आप सभी को दिखेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब ये ऑप्शंस क्या है और आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो सब बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि ऑप्शन 1 किन के लिए है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 फॉर काउंसलिंग। यानी कि आप उसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब यह है यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और अब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, यदि आप खुश हैं अपनी कॉलेज से जो आपको सीट अलॉट हुई है या फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उससे खुश हैं और आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 जो है वो सेलेक्ट करना है। यानी कि आप अपनी सीट को फ्रीज कर लेंगे, ठीक है ना, आप अपने चॉइस को फ्रीज कर लेंगे। उसके आगे आप फिर काउंसलिंग में जो है पार्ट नहीं ले सकते, यानी कि आप राउंड 2 में और मॉपअप राउंड में जो है पार्ट नहीं ले पाएंगे यदि आप जो है ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरा ऑप्शन ये कहता है बच्चों, दूसरा ऑप्शन ये है आपका कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, यानी कि फ्लोट। यहां पर इसका क्या मतलब है कि बच्चों यदि आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो आपको सीट मिली है राउंड 1 में वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ में बच्चों आप उस सीट को अपग्रेड कराने के लिए राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो बच्चों यदि आप ऑप्शन 1 में सेलेक्ट करते हैं तो आप राउंड 2 में नहीं जा पाएंगे। यदि आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इसमें बच्चों फायदा यह है कि आपकी सीट जो है वो अपग्रेड भी हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पहली वाली सीट चली जाएगी। पहली वाली सीट कब जाएगी या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारा हमारे ब्रोशर के अंदर लिख रखा है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, यदि आप अपनी कॉलेज से खुश नहीं हैं और अगर आपको अपनी सीट अपग्रेड करानी है तो आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है। और यदि बच्चों आप अपनी कॉलेज से खुश हैं, जो आपको सीट अलॉट हुई उससे आप खुश हैं और आप इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 चूज करना है। ऑप्शन 1 चूज करने के बाद बच्चों आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लास्ट में आपका आता है बच्चों ऑप्शन 3, और ऑप्शन 3 के अंदर यह है कि डिक्लाइन द अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। यानी कि जो आपको मौजूदा अभी सीट मिली है, हो सकता है आप गवर्नमेंट सीट के लिए एम करना चाहते हो सकता है कि आपके जो नंबर है बच्चों 140 150 के आसपास हो सकता है आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज राउंड 1 में नहीं मिला हो। तो बच्चों उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको है कि भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे तो फॉर श्योर गवर्नमेंट की ही सीट चाहिए, तो आप ऑप्शन 3 कर सकते हैं जिसके अंदर जो आपको अभी कॉलेज की जो सीट मिली है
जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और जैसे आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी आप राउंड 2 में भी अपीयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आप राउंड 2 में अपीयर तो कर सकते हैं, पर दोनों में फर्क यह है कि यदि आप ऑप्शन 2 जो सेलेक्ट करते हैं ना, तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने पर जो आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपके पास रहेगा, यानी कि आपके पास सीट रहेगी। यदि आप ऑप्शन 3 सेलेक्ट करते हैं तो जो आपको सीट मिली है कॉलेज में वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि बच्चों आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो बहुत सोच समझ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि बच्चों एक छोटी सी गलती इन दोनों ऑप्शंस में और बच्चों आपके फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। तो बहुत शांति से, आराम से, समझ के और पूरे अपने मनोबल के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ बच्चों ये ऑप्शंस तीनों ढंग से देखें और फिर सेलेक्ट करें, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है कि फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल विल लीड टू द फोरफीट ऑफ द अलॉटेड सीट एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फी। यानी कि यदि आपको कोई कॉलेज मिला और आपने लॉग इन करके इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, यदि आपने कोई भी एक्शन नहीं किया, तो बच्चों आपकी सिक्योरिटी फी तो जाएगी ही जाएगी, बट साथ में आप काउंसलिंग से भी डिबार कर दिए जाओगे। साफ लिखा हुआ बच्चों, देखो लॉग इन नहीं करोगे और अगर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे सीट एलोकेशन के बाद जो आपको डेट एंड टाइम दे रखी है, तो बच्चों विल लीड टू द फोरफीट ऑफ द अलॉटेड सीट। यानी कि यदि आपको कोई सीट मिली भी है तो वो आपकी सीट चली जाएगी और बच्चों आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों यदि आपको कॉलेज मिला है तो इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी कि यदि आप अपनी कॉलेज से खुश हैं, आप फर्दर काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। यदि बच्चों आप आगे के यदि आपको कॉलेज मिला है, आप उसमें कुछ हद तक संतुष्ट हैं, पर यदि आप ये एक इच्छा रखते हैं कि मेरी कॉलेज अपग्रेड हो जाए तो और भी अच्छा है, यानी कि आपके पास जो कॉलेज आपको मिला है या जो सीट आपको मिली है वो आपके पास सुरक्षित भी रहे और साथ ही साथ में बच्चों आप चाहें कि आपकी सीट जो है बच्चों वो फर्दर अपग्रेड भी हो जाए राउंड 2 या मॉप अप राउंड में, तो आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि बच्चों आपको कोई ऐसी सीट मिली है जिसमें आप नहीं रहना चाहते हैं और अगर आप उस सीट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको ये होगा कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 मैंने जैसा बताया कि ऑप्शन 2 के अंदर बच्चों आपके पास कोई भी तरीके ऑप्शन 2 के अंदर आपके पास सीट रहेगी, आपको जो कॉलेज मिला है उसकी सीट आपके पास रहेगी, बट ऑप्शन 3 यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो जो कॉलेज की सीट आपको मिली है वो फिर आपको नहीं मिलेगी यदि आप ऑप्शन 3 सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है भाई, इतना हमें क्लियर है। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि जो भी कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है उनको क्या करना है, उनको सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपए लेकर जो भी उनको कॉलेज मिला है वहां पर पहुंचना है। यानी कि यदि आपने ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया है ना, यानी कि आप कॉलेज चाहते हैं या ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको 40,000 रुपीज रेडी रखने हैं और वो अमाउंट लेकर आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है 8 तारीख से पहले। ठीक है ना, वो इसलिए ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सके, और यदि आप ये करने में नाकाम रहते हैं तो बच्चों आपकी सीट चली जाएगी आपके हाथ से। ठीक है ना, देखो भाई, this amount will be transferred to the allotted college and adjusted against the tuition fee after the completion of all rounds of counseling process। यानी कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने उसमें जो आपका अमाउंट है कॉलेज फी 40,000 आपने जमा करवा दी है ना। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी तो फी इतनी होती है, 40,000 रुपए तो फीस होती है उसकी। 40,000 रुपए फीस हो जाने के बाद में आपको ऊपर से कोई अमाउंट एक्स्ट्रा जमा नहीं करवाना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, वहां पर आपको कोई सीट मिलता है और वहां से आप कोई कॉलेज उठाते हैं, तो बच्चों आपको जो मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज की कोई फीस है, लगभग 1 लाख रुपए फीस है, तो 40,000 तो वो आपकी ट्यूशन फी में एडजस्ट कर देंगे, बचा हुआ 60,000 रुपया जो है वो आपको बाद में जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि 40,000 जो आप जमा करवाएंगे ना, वो आपकी ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगा। हॉस्टल फी उसके बाद अलग से है बच्चों, हॉस्टल फी में ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, यदि आपने एक बार कंफर्मेशन फी और ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है ना, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन पर्सन जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है। यानी कि यदि आपने सबसे पहले यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यदि आपने 1 और 2 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको 40,000 रुपीज जमा करवाने हैं। 40,000 रुपीज जमा करवाने के बाद आपको जो आपका एलोटेशन जो लेटर होगा वो आपको मिल जाएगा। वो लेटर का आपको प्रिंट निकलवा लेना है और वो लेकर आपको जाना है कहां पर, अपने कॉलेज में। ठीक है, यानी कि आपको रिपोर्ट करना है इन पर्सन, आपको कॉलेज तक जाना पड़ेगा 40,000 जमा करवाने के बाद। वैसे आप 40,000 जमा करवा दोगे तो ऑनलाइन ही जमा होंगे बच्चों, वो
ऑनलाइन ही जमा होंगे। 40,000 जमा हो जाने के बाद आपको उसका प्रिंट निकलवा लेना है, आपको अलॉटेशन लेटर मिल जाएगा, वो लेटर लेकर आपको कॉलेज में सबमिट करवाना है, आपको खुद को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऑन रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव फी, यानी कि आपको 2,000 रुपए अलग से जमा करवाने पड़ेंगे। मैंने बोला ना आपको इसके अलावा और फीस जमा करवानी पड़ेगी, तो वो 2,000 रुपए आपको कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, ठीक है ना। तो वो आपको जमा करवाने ही है 2,000 रुपीज, ठीक है ना। In case candidate leaves or changes the allotted college in further round counseling, the administrative fee will be forfeited by the college. चलो ठीक है, कोई बड़ी मेजर बात नहीं है, ठीक है। The candidates are required to carry the oil. हाँ, अब देखो भाई, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि यदि आपको सीट मिल गई है और आपने एलोटेशन लेटर जो है अपना डाउनलोड कर लिया है तो आप हाथ हिलाते हिलाते वहां चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में एक सेट बनाकर अलग रखना है। उसके बाद में बच्चों आपको जो पूरा सेट आपका ओरिजिनल है उसी का बच्चों फोटोकॉपी की 2 सेट्स बनाकर अलग रखनी है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है बच्चों साल में एक बार ही होता है और बहुत तगड़े तरीके से होता है, तो ये सारा आपका काम अप टू डेट होना चाहिए। फिर 4 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक बार ही डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा और ये अगर अच्छे से हो गया पूरा काम तो फिर 4 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपने पास रखने हैं और साथ ही में सेल्फ अटेस्टेड खुद ही साइन करके सबकी फोटोकॉपी साथ में लगा देना। उसके अलग अलग 2 सेट बना लेना, तो टोटल 3 सेट होंगे बच्चों आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के। एक तो ओरिजिनल फॉर्म में और 2 उनकी फोटोकॉपीज के सेट होंगे, तो टोटल 3 सेट आपके डॉक्यूमेंट्स के आपके पास रेडी होंगे, ठीक है ना। अब कॉलेज क्या करेगा बच्चों, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और अपने कॉलेज के पोर्टल पर अपडेट करेगा। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, सब वेरीफाई हो जाता है, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा। आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने मान लिया आपका हमारी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अब नोट इसमें एक ये लिख रखा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट शायद ये बोल रहे हैं कि शायद अब आपका एकेडमिक सेशन जब शुरू होगा ना तभी देंगे आपको, क्योंकि प्रोविजनल अब इसलिए देते हैं क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया होगा, तो यदि उनको राउंड 2 में कोई अच्छी कॉलेज मिल गई तो बच्चों वो दूसरी कॉलेज में भी तो जा सकता है, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है। इसलिए आपको पहले प्रोविजनल ही देते हैं, ओरिजिनल आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक बार नजर डाल देते हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स कौन कौन से होंगे बच्चों, देखो सबसे पहले, हाँ तो थोड़ा सा गौर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर मैंने बोला था आपको मिल जाएगा जैसे ही आप 40,000 फीस जमा करवाएंगे और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद अलग अलग पेमेंट की जो रिसीट आपने जो भी पेमेंट करवाए हैं उन सब का प्रिंट आउट निकालने के लिए बच्चों एक पूरा आपको सेक्शन दिया जाएगा जिसके अंदर आप अलग अलग जो भी आपने फीस जमा करवाई है उन सब का आप प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं और उन सभी का बच्चों प्रिंट आउट लेकर आप सभी को अपने पास रख लेना है और उन सबके 3-3, 4-4 फोटोकॉपीज करवा कर रख लेना अलग से, ताकि एक आध अगर गुम भी हो जाए ना तो मैं तो कहता हूं इसमें तो भले एक सेट ही बोला है इन्होंने अलग से फोटोकॉपी अपने पास रखने का, बट आप कम से कम उसके अलावा 2-2 सेट और करवा लेना, ताकि आपके पास यदि एक आध सेट गुम भी हो जाए तो भी एक सेट एक्स्ट्रा रहना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा एडवांस में और एक्स्ट्रा ही तैयारी करके रखनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें बोला है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, पहली चीज 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। 5 बोला है, 10 लेकर जाना, हमेशा एक्स्ट्रा रखना, ठीक है ना। फी डिपॉजिट जो आपने करी है 40,000 उसकी रिसीट चाहिए। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ, उसमें आपका आधार चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी बना हुआ है उसकी साथ में 3-4 फोटोकॉपी, जैसे अलग अलग सेट बनाओगे तो फोटोकॉपी करवा कर भी अपने साथ में रखना। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ सीट, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। एक वेरिफिकेशन शीट आपने अपलोड करी होगी, है ना, उसकी कॉपी चाहिए रहेगी। उसके बाद बच्चों पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12 यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ, हाँ तो जो आपका 10th का है ना, जो 10th की मार्कशीट है बच्चों वही आपका डीओबी होता है, यानी कि वही आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि मान लो क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट आप जिसको बोल सकते हो। 10th की जो मार्कशीट है वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही काम करेगा, तो आप 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट जरूर लेकर जाना है।
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा सर? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी आप अपने नजदीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, वहां पर डॉक्टर को बोल देना कि मुझे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, डॉक्टर को आपको वो फॉर्म देना है, वो आपके पर्याप्त सारे टेस्ट कर लेगा, आईज चेक कर लेगा, कोई आपको प्रॉब्लम या कोई बीमारी तो नहीं है वो सब चेक कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपको एक परफॉर्मा बनाकर दे देगा। वो परफॉर्मा बच्चों आपको साथ में उसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, और वहां पर ओरिजिनल और दूसरी जो फोटोकॉपीज है वो साथ में लेकर जानी है, ठीक है ना। ये सारे सर्टिफिकेट्स यदि आप ST SC से हैं, है ना, OBC EWS से हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फ्रीडम फाइटर है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, NCC का सर्टिफिकेट है, या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यानी क्रिश्चियन जैन मुस्लिम कुछ भी है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में लेकर जाना है। जो जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं उन सबको ये सारे सर्टिफिकेट्स तो लेकर जाने ही हैं, और साथ में इनकी फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है, ठीक है ना। अगर यदि बच्चों आप सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाता है, यानी कि आपको यदि कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है, सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद यदि बच्चों आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, तो आपकी जो दी गई सीट है वो तो कैंसिल होगी होगी, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 5000 वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। आफ्टर एडमिशन इन कॉलेज इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो, दैट इज फ्रॉम, ये डेट है, ठीक है ना, ये डेट और टाइम तक यदि आप रिजाइन नहीं करते, द काउंसलिंग सिक्योरिटी 5000 और सीट कंफर्मेशन फी जो 40,000 है वो भी आपकी काट ली जाएगी, यानी कि वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि राउंड 2 में अब आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई है, और अब जिन लोगों ने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, वो अपनी सीट अपग्रेड कराने के लिए तो एलिजिबल होंगे। यानी कि उसमें क्या होगा बच्चों, सीट्स की वापस रीशफलिंग होगी। जब रीशफलिंग होगी किसमें होगी बच्चों, राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। अगर बच्चों किसी कैंडिडेट की जो सीट है बच्चों रीशफल होती है, यानी कि उनकी ये कह रहा है कि इफ एनी कैंडिडेट रीशफल्स देयर एग्जिस्टिंग सीट एंड गेट्स अ न्यू अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2, हिज और हर राउंड 1 सीट will be automatically cancelled। तो बच्चों जो लोग ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखना कि यदि बच्चों आपकी सीट जो है अपग्रेड होती है, यदि बच्चों आपकी सीट अपग्रेड होती है, तो आपको जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो ऑटोमेटिकली आपका वो कॉलेज का सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड सीट ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग। अगर यदि आपको राउंड 2 काउंसलिंग में कोई भी तरीके की सीट अलॉट होती है दोबारा, यदि आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं और आपको कोई भी तरीके की सीट अलॉट होती है राउंड 2 में, तो बच्चों आपको कॉलेज में जाकर तो एक बार शक्ल दिखानी ही पड़ेगी, यानी कि आपको इन पर्सन वहां पर जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ कैंडिडेट सीट इज नॉट अपग्रेडेड या रीशफल्ड इन राउंड 2 काउंसलिंग, तो राउंड 1 वाली जो सीट है वो उसको मिलनी रहेगी। यानी कि दो ऑप्शंस हैं बच्चों, यदि आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो राउंड 1 वाली जो है सीट कैंसिल हो जाएगी। यदि आपकी सीट अपग्रेड नहीं हो पाती है ड्यू टू एनी रीजन, यदि आपकी सीट रीशफल या फिर अपग्रेड नहीं हो पाती है, तो फिर आपकी जो राउंड 1 वाली जो सीट है बच्चों वो रिटेन रहेगी, वो नहीं जाएगी आपको पास जो, क्योंकि इसीलिए बच्चों वो लोग राउंड 1 में क्या करवाते हैं कि आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट लेकर रख लेते हैं, यानी कि 40,000 आपसे लेकर रख लेते हैं, और आपको इसीलिए बच्चों राउंड 1 में भी अभी आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई है और अगर यदि आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है तो आपको एक बार तो कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार कॉलेज में रिपोर्टिंग तो देना ही देना, ठीक है। अब इफ कैंडिडेट्स हु हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 2 in round 1 and has taken admission in college and does not participate in round 2 of counseling, his or her round देखो, हाँ, इसमें ये भी एक ऑप्शन है कि यदि बच्चों आपको राउंड 2 अगर आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, यदि आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है और यदि आप राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि आप उसमें वापस रजिस्टर नहीं करते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो भी जो बच्चों आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपके पास रिटेन रहेगा, ठीक है ना, वो आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 of counseling will be eligible for round 2 counseling without paying the counseling security fee, यानी कि जो 5,000 रुपीज आपने पहले जमा किए थे और यदि आप में से किसी को राउंड 1 में कोई भी तरीके का कॉलेज नहीं मिला है तो आपको राउंड 2 में फिर से 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल है राउंड 2 के लिए, आप उसमें लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और बच्चों वहां पर राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रही बात बच्चों राउंड 2 की, तो वो जब राउंड 2 आपका शुरू होगा तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो बच्चों देखो, ले देखकर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है बच्चों। राउंड 1 जो काउंसलिंग है उसका बच्चों लास्ट अभी आपका टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है बच्चों, ये देख लो
1 से लेकर 8 तारीख के मध्य आपको रिपोर्टिंग करनी है। यदि आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करके अपना जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है 1 2 3 में से। ऑप्शन किस प्रकार से सेलेक्ट होंगे मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज की फीस जमा करवानी है। और फी जमा करवाने के बाद बच्चों जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके और पर्याप्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बच्चों इस तारीख के मध्य साथ में ले जाकर ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी साथ में ले जाकर बच्चों वहां पर आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, है ना। ऑप्शन 1 यानी कि जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, राउंड 1 में जो उनको कॉलेज मिला उससे खुश हैं तो ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जिनको अपनी सीट अपग्रेड करवानी है पर जो उनको सीट मिली है वो भी उनके पास रिटेन रहेगी। और ऑप्शन 3 यानी कि जो उनको सीट मिली है उसको डायरेक्टली वो कैंसिल करके सीधा राउंड 2 में जाना चाहते हैं। ठीक है, राउंड अब बच्चों यहां पर ध्यान दो कि ये जो आपका रिपोर्टिंग है बच्चों, यानी कि ये जो कॉलेज का जो है बच्चों, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो कौन कौन से आप सभी को पता है बच्चों। आपका फॉर्म या एडमिट कार्ड का प्रिंट लेकर जाना है, स्कोर कार्ड जो है बच्चों आपका रिजल्ट उसका प्रिंट लेकर जाना है, अलॉटमेंट लेटर फी जमा करवाने के बाद जो आपको मिलेगा वो लेकर जाना है, 10th की मार्कशीट जो आपका जन्म प्रमाण पत्र भी है वो भी लेकर जाना है, 12th की मार्कशीट लेकर जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास, क्योंकि बच्चों यूपी के बच्चे हो आपके पास मूल निवास तो होगा ही, तो मूल निवास आपको लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC EWS MB जो भी है, गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया है, गैप लिया है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट जो है बच्चों कोई भी कोर्ट में या कचहरी में आपका बन जाएगा। आपको सीधा वहां पर जाना है और उनको बोलना है कि इस समय से लेकर इस समय के मध्य आपको जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहां पर बच्चों 50 रुपए के या 100 रुपए के स्टाम्प पर आपका एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा, उसकी नोटरी होगी बकायदा, और वो आपको जो है उसकी फोटोकॉपी करवाकर साथ में लेकर जानी है और ओरिजिनली आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, TC माइग्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र 6 इसमें मैंने लिखी है क्योंकि 5 आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, पर टोटल आप 10 लेकर ही जाना। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद प्रिंट चॉइस फिलिंग, कॉलेज लिस्ट, उसके बाद मेडिकल फिटनेस मैंने आपको बता दिया, एडमिशन फी, और उसके बाद में बच्चों काउंसलिंग फी स्लिप और कॉलेज फी स्लिप। ये सारी आपको जितनी मैंने बताया था, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जितनी भी आपने पेमेंट करी है उन सबका आपको अलग अलग टैब दिखाई देगा। उन सब के अंदर आप क्लिक करके जितने भी आपने फी डिपॉजिट करी है उन सबका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और सबका प्रिंट आउट जो है आप कम से कम 4-4 5-5 कॉपीज अपने साथ में निकालकर पास में रख लीजिएगा। तो ये सारे पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर जाना है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूं कि 40,000 रुपए फी है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई भी तरीके की फी डिपॉजिट नहीं करवानी है। हाँ, एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज जो है वो आपको सबमिट करवाने पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज ये मैंने आपको बता दिया किसके लिए है। ये जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज है ना, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फी है, तो ये आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा यही फी है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फी होती है वो लगभग आपकी 1 से लेकर 1.5 लाख, है ना, 1 से लेकर 1.5 लाख तक की होगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज की फीस इस तरीके से है। हर कॉलेज की कितनी फी है वो आप अलग अलग देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ABVMA का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था कि किस तरीके से आप कॉलेज की जो फी है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज की, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसकी कितनी कितनी फी है। और उसके बाद में बच्चों ये जो सारा है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कॉलेज में जो कोई भी फी डिपॉजिट करवाते हैं, यदि आप ये 2,000 रुपए जमा करवा रहे हैं या एक्स्ट्रा कोई भी फी, हॉस्टल की फी या कोई भी आप फी जमा करवा रहे हैं, तो उसकी रसीद कॉलेज वालों से जरूर ले लेना। क्योंकि देखो जैसे मैंने भी जब एडमिशन लिया था हमारी कॉलेज में, तो मेरे एडमिशन के दौरान कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया था। अब यदि आप चेक जमा करवाते हैं या फिर DD या ऐसा कुछ जमा करवाते हैं, RTGS कराते हैं, तो आपके पास पूरी डिटेल होती है। पर कुछ बच्चों ने क्या किया था, कैश डिपॉजिट करवाया था और उसकी उन्होंने रसीद ली नहीं थी। अब बाद में हुआ क्या कि जिस आदमी को उन्होंने ये फी जमा करवाई ना, वो आदमी भाग गया सारे पैसे लेकर, है ना। तो वो अब उनकी दिक्कत हो गई। लास्ट में साल के एंड में जब फी एडजस्ट करने की जब बात आई तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, है ना। तो जब भी आप कॉलेज में कोई भी फी, छोटी छोटी 10 रुपए की भी, अगर कोई भी फीस के नाम पर अगर आप 10 रुपए भी जमा करवा रहे ना, तो उसकी रसीद जरूर ले लेना याद से। मैं ये नहीं कहता सारे कॉलेज में ऐसे लोग होते हैं या सारी कॉलेजेस ऐसी होती हैं, बट बच्चों आपको रिस्क नहीं लेनी है ना। आपने जो पैसा, आपके घर वालों ने जो आपके लिए इन्वेस्ट किया है वो बहुत मेहनत का पैसा है,
और आपको जो है आप ही उसकी कदर करेंगे, और आप अगर उसकी कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो आपको तो है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि बच्चों आप जाते हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स रहते हैं, उनको भी आप याद दिलाइएगा कि आपको जो है हर तरीके की फी जो डिपॉजिट कर रहे हैं आप, रिसिप्ट उसकी जरूर लें। ठीक है बच्चों, तो आई होप छोटे मोटे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिए होंगे। यदि अभी भी कोई पर्याप्त डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी एड्रेस किया जाएगा। एंड बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप सभी को बच्चों में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा से करता आया हूं कि बच्चों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल के लिए नए हो तो। क्योंकि बच्चों देखो, इससे क्या होता है कि हम आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन ला पाते हैं, हम आप सभी के लिए बच्चों बहुत सारी आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। तो यदि आपको फायदा है और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप दूसरों को भी जो है इस चीज के लिए प्रेरित करें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस चीज को वीडियो को फैलाएं, ताकि और भी बच्चों को जो है इस चीज से फायदा हो सके। ठीक है, बाकी अगर यदि आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो बच्चों मैं आपसे फिर से उम्मीद करूंगा कि आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके जो भी डाउट्स हैं हम क्लियर कर सकें। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।